ग्रे मैटर है, इस को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ग्रे मैटर को क्या बोलते हैं? अनदर नेम ऑफ दिस ग्रे मैटर इज व्हाट? कॉर्टेक्स। एंड जैसे हम आज पढ़ने वाले किसकी? सेरेब्रल के बारे में, तो जो कॉर्टेक्स उसको क्या बोलते हैं हम? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर, Yes, sir. समझ रहा। Okay, now if you see the cerebral cortex is having, like you can say, it is divided into mainly 4 lobes. Which 4 lobes? One frontal lobe, दूसरा parietal lobe, पीछे occipital lobe और सबसे नीचे हमारा temporal lobe. Okay, so now what actually divide whole cerebral cortex into 4 lobes? So if you see this line, ये देख रहे हो छोटा छोटा ये वाला लाइन, इस व्हाट इज कॉल्ड सल्कस. सल्कस मींस व्हाट? सल्कस मींस व्हाट? सल्कस मींस एनी डिप्रेशन. ठीक है, तो सल्कस का क्या हो गया? उसको किसको हम सल्कस बोलते हैं? कहीं पे कोई डिप्रेशन है उसको हम सल्कस बोलते हैं. तो इसमें कितना सल्कस है? सबसे पहली बात ये देखो, सेंट्रल सल्कस है ना. सेंट्रल सल्कस क्या करता है? इट डिवाइड फ्रंटल लोब फ्रॉम ऑक्सीपिटल लोब. ठीक है, अब पैराइटल एज तुम्हारा दूसरा सल्कस है, कौन सा है? पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ये वाला. ये क्या कर रहा है? इट इज डिवाइडिंग पैराइटल लोब फ्रॉम ऑक्सीपिटल लोब. ओके, एंड फाइनली द लास्ट सल्कस इज लेटरल सल्कस, एंड इट एक्चुअली सेपरेट टेम्पोरल लोब फ्रॉम रेस्ट ऑफ द लोब्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, Yes, समझ sir. में आ रहा है? ओके, ठीक है. नाउ कितना लोब्स हो गया? फ्रंटल, फिर पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल. ठीक है, ओके. अब देखो, फ्रंटल लोब मतलब क्या? जो हमारा एंटीरियरली प्रेजेंट होता है टुवर्ड द आई, है ना. अब तुम्हारा ऑक्सीपिटल लोब कौन किधर होता है? तुम्हारे बैक साइड में होता है ना. और तुम्हारा टेम्पोरल लोब किधर होता है? थोड़ा नीचे होता है, इंफीरियरली. ठीक है, ठीक है. अब ये देखो, तुम्हारा जो हमारा ये जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब का अगर हम हाफ करके देखें तो ये हो गया एंटीरियर हाफ, ये हो गया पोस्टीरियर हाफ. तो इसका जो पोस्टीरियर हाफ है, इट मेनली कंसर्न विद मोटर कंट्रोल. दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड मोटर कॉर्टेक्स. ये जो पोस्टीरियर हाफ ऑफ फ्रंटल लोब, ये हो गया यहाँ से पोर्शन, ये एंटीरियर और यहाँ से पोस्टीरियर. तो पोस्टीरियर हाफ ऑफ motor cortex mainly concerned with motor control of our body or muscles contraction of our body. Okay, this parietal lobes mainly concerned with actually receptions and interpretation of the sensory stimuli which is coming from different part of the body. Okay, occipital lobe is mainly concerned with vision. Okay, from eyes, whatever the क्या बोलते हैं, जो सेंसेशंस आते हैं या जो इमेजेस आते हैं वो कहाँ जाते हैं? यहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स, यहाँ पे विजुअल एरिया प्रेजेंट होता है, वहां पे जाते हैं और फाइनली हम देख पाते हैं. और हम जो बोलते हैं या फिर कुछ सुनते हैं उसके लिए वर्निंग्स एरिया और तुम्हारा ऑडिटरी एरिया कहाँ पे होता है? तुम्हारा टेम्पोरल लोब में होते हैं. तो विजुअल और ऑडिटरी ये सारे के सारे क्या है तुम्हारा? दिस ऑल आर लाइक सेंसरी कॉर्टेक्स. ओके, लेकिन ये कहाँ कवर होंगे? ये दोनों ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल. तुम्हारा जो स्पेशल सेंसेस शुरू होंगे उसमें तुम्हें आई और ईयर बताए जाएंगे, ये दोनों उसमें कवर किया जाएगा. तो मेरा जो पोर्शन है कौन सा है तुम्हारा? जो ये तुम्हारा सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स. तो सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स कौन सा हो गया? कौन सा कॉर्टेक्स में सोमैटो सेंसरी? आईज, नोज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं वाला? नहीं, कौन सी मैंने बताया था? लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, है ना, और फ्रंटल लोब. तो इसमें से कौन सा लोब्स में से हमारे जो भी सोमैटो सेंसरी जो सिग्नल्स है ना, वो आके रिसीव होंगे और इंटरप्रेट होंगे? कौन सी लोब में? मैं अभी भी बताया था, ऑक्सीपिटल में आई से आएंगे, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल. पैराइटल लोब, पैराइटल लोब. हाँ एग्जैक्टली, हमें पैराइटल लोब में ही आएगा, है ना. हमने क्या बताया था? फ्रंटल लोब में पोस्टीरियर हाफ, इंटीरियर हाफ के बारे में पढ़ोगे. पोस्टीरियर हाफ क्या करता है इसका? तुम्हारा मोटर कंट्रोल करता है ना. एक मोटर क्या है? मोटर कॉर्टेक्स है और हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है. मैं क्या बताया था? पैराइटल लोब में जितने हमारे ओवरऑल में
बॉडी में से जितना सेंसेशन आता है वो कहाँ आता है, पैराइटल लोब में आता है, और पैराइटल लोब में आने के बाद इसका रिसेप्शन मतलब इसको यहाँ पे आके एंडिंग होता है और उसके बाद यहीं पे उसको इंटरप्रेट किया जाता है। सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ आ रहा है, ऑलमोस्ट सबके सब आ रहा है तुम्हारा पैराइटल लोब में, लेकिन कुछ स्पेशल सेंसेस है उसके लिए अलग तुम्हारा एरियाज है। जैसे हमने बताया था आई के लिए, तो आई के लिए कहाँ है तुम्हारा ऑक्सीपिटल लोब में है जहाँ विजुअल एरिया प्रेजेंट होते हैं, और तुम्हारा ऑडिटरी मतलब जो हम सुनते हैं वो भी सेंसरी है, लेकिन उसका जो सिग्नल्स कहाँ आता है तुम्हारा टेम्पोरल लोब में आते हैं, यहाँ पे ऑडिटरी एरियाज होते हैं। इन दोनों के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये दोनों तुम्हारा जब स्पेशल सेंसेस शुरू होंगे तो उसमें तुम डिटेल्स में पढ़ोगे। मेरा जो पोर्शन है कौन सा है तुम्हारा, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स मतलब कौन सा हो गया, द कॉर्टेक्स ऑफ दिस पैराइटल लोब। ठीक है, सो वी विल बी लर्निंग अबाउट we will be learning today about the sensory cortex, and that sensory cortex is what, somatosensory cortex is parietal lobe, that means the cortex of parietal lobe. Okay, is it clear? Yes sir. Okay, सिंथेसिस डायग्राम में दिखाया है। अब देखो, ये देख रहे हो, इसमें ये सारे के सारे छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया गया है, सारा होल कॉर्टेक्स है ना, और होल कॉर्टेक्स को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके उसको नंबरिंग कर दिया गया है। यहाँ पे भी नंबरिंग देखोगे, यहाँ पे भी नंबरिंग देखोगे, तो टोटल कितना डिस्टिंक्ट एरिया होता है, मतलब होल सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब जितना भी लोब्स है, तुम्हारा फ्रंटल लोब हो जाए है ना, या फिर तुम्हारा पैराइटल लोब हो जाए, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब हो जाए, उसमें जितना भी कॉर्टेक्स है उन सबको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया गया है और उसको नंबरिंग दिया गया है। तो कितना एरिया है, कितना एरिया में डिवाइड किया जाता है इसको, ऑलमोस्ट 50 एरिया में डिवाइड किया गया है। ओके, एंड ऑल दिस एरियाज इज कॉल्ड ब्रॉड्समैन एरिया। क्या बोलते हैं उसको हम, ब्रॉड्समैन एरिया। ओके, किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, सब हिस्टोलॉजिकली क्या होता है इसमें, हर जो सेगमेंट्स इसमें डिवाइड है उसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चरल मतलब जो हिस्टोलॉजिकल देखा जाए तो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, उसके बेसिस पे इसको 50 डिस्टिंक्ट एरिया में मतलब अलग अलग सेपरेट एरिया में डिवाइड किया गया है और हर को नंबरिंग किया गया है, और उस एरिया को क्या बोलते हैं, सारे एरियाज को हम क्या बोलते हैं एक साथ, ब्रॉड्समैन एरियाज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Is it clear? Yes, sir. Sir, What is Broadspan area? Anyone? कोई बताएगा? What is Broadspan area? नहीं, ठीक है, 50 distinct areas in parietal lobe. Cerebral. Okay. Cerebral ठीक है। cortex of whole is divided into different parts that we call broadspan Okay, area. ठीक है, Different ठीक है, 50 parts ठीक even है। we can say. ठीक है, so what is Broadspan area? Actually, on basis of histological structure, the whole cerebral cortex is divided into 50 distinct area, and that area is called Broadspan area. ठीक है, और हर का क्या है, हर एरिया को क्या किया गया है, नंबर्ड कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, पैराइटल लोब्स की। कौन सी, पैराइटल लोब्स की। तो पैराइटल लोब्स में हम देखेंगे ये वाला, एक पैराइटल लोब्स की हम देखेंगे, तो ये अगर इसको हम डिवाइड करें दो हाफ में, हम बीच में एक लाइन खींच देते हैं, तो कौन सा हाफ हो जाएगा, एंटीरियर हाफ, ये हो गया पोस्टीरियर हाफ। एंटीरियर हाफ क्या करता है, हमारे बॉडी से जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आता है सबसे पहले यहाँ पे रिसीव होता है, और उसके बाद पहले इंटरप्रिटेशन कहाँ होता है, एंटीरियर हाफ में होता है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन होता है मतलब वो सिंपल इंफॉर्मेशन और सिंपल इंपल्सेस जो आते हैं, सिंपल इंफॉर्मेशन, उसको यहाँ पे इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स होते हैं उसको यहाँ पे इंटरप्रेट नहीं कर सकता। तो वैसे सिग्नल्स के इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसका मीनिंग कहाँ निकाला जाता है, जो पोस्टीरियर हाफ ऑफ तुम्हारा सेंट्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ पे उसका कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स का मीनिंग कहाँ पे निकलते हैं तुम्हारा, यहाँ पे पोस्टीरियर हाफ। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब चलते हैं किसमें, सेंसरी कॉर्टेक्स और सेंसरी सोमैटोसेंसरी एरियाज में। तो हमने सोमैटोसेंसरी एरियाज की हम बात करें तो तुम्हारा हमने क्या बताया था कि तुम्हारा होल सोमैटो मतलब पैराइटल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। कौन कौन सा, इंटीरियर हाफ एंड पोस्टीरियर हाफ। इंटीरियर हाफ को क्या बोलते हैं, सोमैटोसेंसरी एरियाज, और पोस्टीरियर हाफ को क्या बोलते हैं, सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरियाज। देखो इसमें दिख रहा है, ये हो गया तुम्हारा
सेंट्रल सल्कस, है ना। ये हो गया तुम्हारा एक इमेजिनरी लाइन जो इसको मतलब दो में डिवाइड करता है, होल पैराइटल लोब को, सेंट्रल सल्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये दोनों इसके एरिया इसके अंदर जितना भी एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम तुम्हारा पैराइटल लोब। पैराइटल लोब मेनली कंसर्न होते हैं किसमें, सेंसरी सिग्नल्स रिसीव करने में, इंटरप्रेट करने में। हमने क्या बोला, इसको दो हाफ में डिवाइड किया इमेजिनरी लाइन में। कौन कौन सा, इंटीरियर हाफ, पोस्टीरियर हाफ। हमने क्या बोला, इंटीरियर हाफ क्या करता है तुम्हारा सारे सिग्नल रिसीव करते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं, और पोस्टीरियर हाफ क्या करता है, मतलब यहाँ पे इंटरप्रेट किसको करते हैं, सिंपल इंपल्सेस को, और सिंपल जो सिग्नल आ रहे हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ इंपल्सेस और सिग्नल्स कहाँ इंटरप्रेट होते हैं, ये सारे के सारे तुम्हारा इस एरिया में होते हैं, है ना। तो जो इंटीरियर हाफ है उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर हाफ को बोलते हैं सोमेस्थेटिक एरिया और सोमैटिक एरिया बोलते हैं। और पोस्टीरियर हाफ को क्या बोलते हैं, सोमैटिक एसोसिएशन एरिया और सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। Are you getting my point? What is somesthetic area, somesthetic area and somesthetic association area? Is it clear? Hello? सर एक बार फिर से बता दिए, once more। देखो सबसे पहले हेडिंग करो, सोमैटो सेंसरी एरियाज 1 एंड 2। अभी हम किस में जाएंगे, सिर्फ 1 एंड 2 छोड़ दो, किसमें, सोमैटो सेंसरी एरिया। हमने क्या बताया था कि जो हमारा ये लोब है, कौन सा, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या करता है, मेनली सिग्नल रिसीव करते हैं कहां से, तुम्हारा होल पार्ट ऑफ बॉडी सर, उसको इंटरप्रिटेशन करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको होल पैराइटल लोब को डिवाइड करते हैं दो हाफ में। एक इमेजिनरी लाइन घिस दिया, आगे वाले पोर्शंस क्या करते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं, और सिंपल फॉर्म ऑफ सिग्नल को यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, मतलब उसका क्या मतलब है वो यहाँ पे पता चलता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स आए तो यहाँ रिसीव तो हो गया, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नहीं होगा। वो क्या होगा, यहाँ से सिग्नल सेंड किया जाता है पोस्टीरियर हाफ में, और ये पोस्टीरियर हाफ में जाने के बाद उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसका मीनिंग कहाँ निकलेगा, पोस्टीरियर हाफ में निकलेगा। तो जो इंटीरियर हाफ है उसको क्या बोल दिया, इसने इमेजिनरी लाइन खींचा, उसको दो में डिवाइड किया, इंटीरियर हाफ, पोस्टीरियर हाफ। इंटीरियर हाफ का नाम क्या रख दिया, सोमैटोसेंसरी एरियाज, और पोस्टीरियर हाफ का नाम क्या रख दिया, सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। इस डायग्राम में तुम्हें दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है। ये है तुम्हारा सेंट्रल सल्कस, है ना, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये सारा एरिया हो गया तुम्हारा पैराइटल लोब, और पैराइटल लोब को क्या किया है, एक इमेजिनरी लाइन है, दो हाफ में डिवाइड किया है। इंटीरियर हाफ क्यों, क्योंकि फ्रंटल लोब है, फ्रंटल कहाँ होता है हमारा, इंटीरियर की तरफ फेस करता है ना। और ये पोस्टीरियर हाफ क्यों, क्योंकि जो हमारा ये जो तुम्हारा ऑक्सीपिटल लोब कहाँ है, हमारे हेड के पोस्टीरियरली फेस करता है। और इधर का जो हाफ है तुम्हारा पैराइटल लोब का, इसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर हाफ बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर हाफ को क्या बोल दिया, एक नाम दे दिया, क्या, सोमैटोसेंसरी एरिया बोल दो, या फिर सोमेस्थेटिक एरिया बोल दो। अब पोस्टीरियर हाफ को क्या बोलते हैं हम, या तो सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया बोल दो, या फिर सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया बोल दो, बोथ इज सेम। अभी समझ में आया? यस सर। और कोई बोलेगा समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सोमैटोसेंसरी एरिया किधर होता है, कौन सी एरिया पैराइटल कॉर्टेक्स को सोमैटोसेंसरी एरिया बोलते हैं, कोई बताएगा? एंटीरियर हाफ ऑफ पैराइटल लोब को सोमैटोसेंसरी एरिया बोलते हैं और सोमेस्थेटिक एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा सोमैटोसेंसरी एरिया है ना, इसको क्या करते हैं, इस अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, somatosensory area 1 and somatosensory area 2. Okay, but on what basis this division is done? That means what, the interior half of parietal lobe is further divided into two areas, somatosensory area 1 and somatosensory area 2. Okay, then कौन सी basis पे करते हैं? Okay, that depends upon orientation of different parts of body in these two
एरिया, सोमैटोसेंसरी एरिया 1 और सोमैटोसेंसरी एरिया 2 में क्या होता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी है ना, वो डिफरेंट होते हैं। सोमैटोसेंसरी एरिया 1 में देखोगे तो इसका जो हमारा डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, इज वेरी क्लियर हियर, ओके। बट सोमैटोसेंसरी एरिया 2 में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इट्स वेरी पुअर, ठीक है। अगर हम देखा जाए सोमैटोसेंसरी एरिया 1 में, तो सबसे पहले इस डायग्राम के ऑन बेसिस ऑफ दिस डायग्राम, थोरैक्स किधर है, इट इज रिप्रेजेंटेड, और थाई किधर है, इट इज रिप्रेजेंटेड पोस्टीरियरली, एंड देन इंटीरियरली कौन सा है तुम्हारा, इंट्रा एब्डोमिनल थोरैक्स, और इसके बीच में क्या है, हमारे बहुत सारा बॉडी पार्ट्स है। बट सोमैटोसेंसरी एरिया में मैंने क्या बोला था कि रिप्रेजेंटेशन इट्स वेरी लाइक इट्स वेरी पुअर, ओके, एंड इट्स नॉट सो क्लियर। बट रफली क्या देखा गया है कि जो लेग्स एरिया होते हैं यहाँ पे किधर होते हैं, तुम्हारा पोस्टीरियरली होता है, और फेस एरिया कहाँ होता है, तुम्हारा इंटीरियरली होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, तुम्हारा आर्म्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है। Are you getting my point? समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ओके, सो कितना है सोमैटोसेंसरी एरिया 1, सॉरी सोमैटोसेंसरी एरिया कितने में डिवाइड है, 2 पार्ट्स, कौन कौन सा, सोमैटोसेंसरी एरिया 1 and Okay, area 2. somatosensory area 1 and somatosensory area 2. किसके बेसिस पे, on basis of representation of different part of body on these two areas. Okay. हमने क्या देखा था somatosensory area 1 में, हमने क्या देखा था, जो भी representation of body is spot यहाँ इस एरिया में क्या है, तो बहुत क्लियर है, ओके, मतलब हाई डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन से, मतलब इट्स वेरी क्लियर कि कौन सा एरिया में कौन सा बॉडी पार्ट रिप्रेजेंट होगा, ओके। लेकिन हमने 2 में क्या देखा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, बहुत ही पुअर है, मतलब हम ऐसे रफली बताया गया, लेकिन एग्जैक्ट है कि नहीं वो हमें वो अभी तक पता नहीं चला, ठीक है। देखिए लोकलाइजेशन क्या हो गया, एक बहुत सारा पुअर हो गया है ना, इसीलिए उसको अलग एरिया में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, वेरी माय पॉइंट, ठीक है। लेकिन क्या देखा गया है कि जब भी हम टर्म्स यूज करते हैं, कौन सा, सोमैटोसेंसरी एरियाज, तो हमेशा सोमैटोसेंसरी एरिया मतलब होता है सोमैटोसेंसरी एरिया 1, सोमैटोसेंसरी एरिया 2 नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम दोनों का क्या किया, देखा, मतलब दोनों का इंपॉर्टेंस चेक किया गया। तो क्या देखा गया कि अगर सोमैटोसेंसरी एरिया 2 को अगर हम रिमूव ही कर देते हैं, तो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं हमारे ब्रेन में, वो नॉर्मली क्या होगा, रिसीव होगा और इंटरप्रेट होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर सोमैटोसेंसरी एरिया 2 को रिमूव कर दिया जाए या फिर वो डैमेज भी हो जाए, तभी हमारा जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आता है उसमें उसके रिसेप्शंस इंटरप्रिटेशंस में कोई फर्क नहीं आएंगे। इसीलिए जब भी कोई टर्म्स यूज होते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया 1, दैट मींस इट इज ऑलवेज, सॉरी, सोमैटोसेंसरी एरियाज, दैट मींस इट इंडिकेट व्हाट, सोमैटोसेंसरी एरिया 1 नोट सोमैटोसेंसरी एरिया 2। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसमें कोई डाउट है, पूछना चाहेगा अभी तक? थोड़ा टफ है लेकिन ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा। ज्ञान शेखावत, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर एक सवाल था सर। हाँ पूछो। हाँ हाँ सर अगर सोमैटोसेंसरी एरिया 1 को रिमूव किया जाए तो 2 में इंटरप्रिटेशन होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि उसमें ओके सर, थैंक यू सर। इंटरप्रिटेशन, हाँ तो उसमें क्या है ना, मतलब एक तो मैं बोल रहा हूँ ना, उतना क्लियर होंगे लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं होंगे जितना सोमैटोसेंसरी एरिया 1 में होते हैं, उतना अच्छी तरह से 2 में नहीं होंगे। प्लस आगे हम बात करेंगे लोकलाइजेशन का, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो सारे तुम्हें क्लियर होता जाएगा, वो भी नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इन सोमैटोसेंसरी एरिया 1। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो सेरेब्रम है ना, मतलब कितने पार्ट से मिलके बने हैं, 2 हेमिस्फीयर से, है ना। सेरेब्रम हैविंग लाइक तुम्हारा राइट एंड लेफ्ट, दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एम आई राइट। सेरेब्रल हेमिस्फीयर कितना है, 2 है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट एंड लेफ्ट, एम आई राइट।
कोई कुछ बोलेगा? यस हेलो, सर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर को पता है ना? ये जो एक साइड का ही दिख रहा है ना, इतना क्या हो गया, एक साइड का हो गया। ऐसे ही दूसरा साइड में भी होगा। एक ये समझ करो, ये लेफ्ट साइड है, तो एक इस इधर होगा राइट साइड, और दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। तो एक हो गया एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ओके, तो क्या हो गया, हम क्या बोल रहे हैं कि दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जितना भी हमारा जो इंफॉर्मेशन जाते हैं वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सारे के सारे हमने पढ़ा था कि जो ट्रैक्स है वो क्रॉस हो जाते हैं, पढ़ा था ना हमने। हमने पहले बात की थी सेंसरी ट्रैक्स की, तो हमने देखा था कि ज्यादा ट्रैक्स क्या हो रहा था, कुछ स्पाइनल कॉर्ड में उसका फाइबर क्रॉस हो जा रहे थे, कुछ तुम्हारा ब्रेन स्टेम या फिर ब्रेन में जाके वो क्रॉस हो रहे थे। लेकिन ऑलमोस्ट मतलब ज्यादातर जो ट्रैक्स है, जो मतलब इंपॉर्टेंट सिग्नल्स कैरी करते हैं, सारे के सारे क्या हो रहे थे, क्रॉस हो रहे थे। दैट मींस व्हाट, हमारा जो वन साइड है, मतलब जो, हेलो, मतलब हाँ आपने बोलो। राइट बताया था, लेफ्ट वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर था ना डायग्राम में जो था। सॉरी, आपने इसके पहले डायग्राम दिखाया था, इसमें जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर था वो लेफ्ट साइड वाला था ना। हाँ वो लेफ्ट साइड का है। हाँ। ठीक है, वैसे ही राइट साइड का भी होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना हमने ट्रैक्स के बारे में पहले पढ़े थे, तो अगर याद होगा तुम लोगों को, तो मैंने बोला था कि सारे ट्रैक्स, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट जो मेन ट्रैक्स है, जो मेन सिग्नल्स लेके जाते हैं, वो क्या होता है, उसका फाइबर या तो स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे या फिर हमारा ब्रेन लेवल पे वो क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। दैट मींस व्हाट, कि हमारा जो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो इंफॉर्मेशन है, वो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन किस साइड जाएगा, कौन सी साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जाएगा, लेफ्ट साइड वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जाता है। और हमारा जो लेफ्ट साइड वाला इंफॉर्मेशन है, वो ऑलमोस्ट उसका जो राइट। इंफॉर्मेशन है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी का, वो कहा जाता है तुम्हारा राइट साइड में जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि अगर कोई भी एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अगर हम रिमूव कर दे, तो क्या होगा, जो हमारा ऑपोजिट साइड का जो भी हमारा जो सिग्नल्स आ रहे हैं, वो परसेप्शन इंटरप्रिटेशन होना उसका बंद हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिग्नल इज रीचिंग टू द ऑपोजिट साइड्स ऑफ बट द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इन सोमैटोसेंसरी एरिया 1। तो इसको समझने के लिए हमें क्या देखना है, अभी हमने बात की थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर बॉडी वेयर इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, हमने पढ़ा था। तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी मतलब क्या, हाँ बोलो। यार हेलो, हेलो, हाँ सर। अभी कौन बोल रहा था, कुछ पूछ रहा था क्या? नहीं, कुछ नहीं। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स। तो रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा वर्ड में क्या बोल सकते हैं, लोकलाइजेशंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इन सेंसरी कॉर्टेक्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर तुम ये देखोगे कौन सा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का क्रॉस सेक्शन, अगेन क्रॉस सेक्शंस, क्रॉस सेक्शन मैंने क्या बोला था, मींस व्हाट, कौन बताएगा? Longitudinal connection from the axis of the body. एग्जैक्टली, है ना। तो ये हमने डायग्राम देखे थे, इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, कोई कट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना। तो कट करके हमने फिर यहाँ पे एक जो कट पोर्शन है इस साइड वाला, उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले किया था, तो ये ऐसे दिखाई दे रहा था। तो ये हो गया तुम्हारा एक सेंट्रल लाइन, है ना, जो डिवाइड करता है हेमिस्फीयर को। ये हो गया तुम्हारा सपोज करो राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये हो गया तुम्हारा राइट साइड का हेमिस्फीयर। ठीक है, अब कार्पस कैलोजम दोनों को कनेक्ट करता है, वो कार्पस कैलोजम क्या है आगे तुम पढ़ोगे, हम अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब एक मान के चलो इन दोनों को सेपरेट कर दो, ये अलग हो गया, एक अलग हो गया। अब ठीक है, अभी अलग हो गया, तो अब इसमें हम पार्ट्स की बात करें, मतलब साइड्स की बात करें। ये हो गया कौन सा तुम्हारा, लैटरल साइड, सुपीरियर, इंफीरियर, और ये हो गया तुम्हारा मीडियल साइड। am I right? मीडियल मतलब टुवर्ड द सेंटर, लैटरल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर, राइट साइड का हेमिस्फीयर, दोनों का सेंटर कौन सा हो गया,
तो ये पोर्शन जो हो गया तुम्हारा मीडियल पोर्शन, लैटरल पोर्शन, सुपीरियर एंड इंफीरियर। इज इट क्लियर? हाँ सर समझ गया। समझ लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारा, हमने वहां पे दो हेमिस्फीयर एक साथ देखा था, और इसमें क्या किया, इसने एक को सेपरेट कर दिया, कट करके एक को निकाल दिया। सिर्फ सपोज करो अब लेफ्ट साइड का रह गया, अब लेफ्ट साइड का रह गया, तो ये कौन सा हो गया, मीडियल, ये हो गया लैटरल, सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो इसमें देखो कि हमारा जितना भी बॉडी पार्ट्स है, उसके लिए मैंने पहले भी तुम्हें बोला था कि क्या होता है जब सेंसरी इंफॉर्मेशन कोई बॉडी पार्ट से जाता है, तो हमारे ब्रेन में छोटा छोटा एरिया डिवाइड होते हैं हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए। हमने पहले भी डिस्कस किए थे जब हम रिसेप्टर्स पढ़ रहे थे, तब वही चीजें यहाँ पे इसने दिखाया। तो इसमें देखो ये जो छोटा छोटा एरिया देख रहे हो, रेड कलर का एरिया, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या है, छोटे छोटे एरिया डिवाइडेड है। हमारे सेवन सेंसरी कॉर्टेक्स को क्या किया है, मीडियल टू लेटरल क्या किया है, इसने एक छोटे छोटे एरिया में इसको डिवाइड कर दिया है, और हर एक एरिया जो छोटे छोटे एरिया है उसमें जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखते हैं मीडियल साइड, तो मीडियल साइड में ये जो एरिया डिवाइडेड है, यहाँ पे कहाँ से आएगा, जेनिटलिया से आएगा और टोइड से आएगा। ये जो एरिया है ये कहाँ से आएगा, इसके लिए इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा, फुट से आएगा। इसमें कहाँ से आएगा, लेग से आएगा। यहाँ पे कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा, हिप से आएगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? Are you getting my point? हाँ सर संतोषन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया अभी कि जो हमारा ये सेंसरी कॉर्टेक्स है उसको डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में सेगमेंट बनाते हैं, फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, और हर सेगमेंट में स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से ही इंफॉर्मेशन आता है, और जिस बॉडी पार्ट से एक स्पेसिफिक सेगमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन आएगा उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या दे दिया है, उस बॉडी पार्ट्स का, उस सेगमेंट को उस बॉडी पार्ट का नाम दे दिया है। ठीक है, तो मतलब क्या है, उस बॉडी पार्ट को एरिया, मतलब जैसे जेनिटलियस हो गया, टोय हो गया, उसको हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स कौन से कितने पोर्शन ऑफ सेंसरी कॉर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने पोर्शन ऑफ सेंसरी कॉर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना। फिर बाकी फूड को कितना कर रहा है, इतने पोर्शन ऑफ सेंसरी कॉर्टेक्स को मीडियल टू लेटरल क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आई गेटिंग माय पॉइंट? लेग्स को इतने सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले या तो तुम बोलो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ओके, इन द सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, या फिर बोलो स्पेशियल लोकलाइजेशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इन सोमैटोसेंसरी एरिया। बोथ इज सेम। स्पेशियल ओरिएंटेशन मतलब स्पेस में कहाँ-कहाँ सिग्नल्स कौन-कौन सी बॉडी पार्ट्स में आएंगे, दैट इज स्पेशियल ओरिएंटेशन। तो हमारा स्पेस कौन सा है, यहाँ से सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, उसमें कौन सी स्पेस मतलब कौन सी पार्ट्स में हमारा कौन सी बॉडी पार्ट से सिग्नल आएंगे, हो गया तुम्हारा क्या, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ दैट सिग्नल्स इन द सोमैटोसेंसरी एरिया। ठीक है, आई एम गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड पॉइंट्स की। सेकंड पॉइंट्स में देखोगे तो ये जो देखो, ये जो लाइंस है किसी बॉडी पार्ट्स के लिए, जैसे लिप्स को देखो, लिप्स में देखो, लिप्स कितना बड़ा है, लिप्स का जो ये सेगमेंट है या फिर एरिया है, जो बोल सकते हो कितना है एज कंपेयर टू ट्रंक। ये देखो ट्रंक कितना है, मतलब इसका जो लेंथ है वो ट्रंक का बड़ा है कि लिप्स का बड़ा है, कंपेयर करके बताओ। ट्रंक्स का बड़ा, ये देखो ट्रंक का कितना हो गया, ये लिप्स का एरिया बड़ा है ना। एग्जैक्टली, अच्छा लिप्स का बड़ा, ट्रंक्स का इतना हो गया और लिप्स का कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तुम्हारा लिप्स का हो गया। तो बड़ा कौन सा है, लिप्स का है। मतलब क्या हो गया, लिप्स का जो एरिया है बड़ा है, बट लिप्स क्या है, ये बहुत छोटा है। और ट्रंक्स क्या है, हमारा अपर ट्रंक्स, लोअर ट्रंक्स देखो कितना बड़ा है। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो लिप्स का लाइन बड़ा है और ट्रंक का क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, जो छोटे पार्ट्स है उसको ज्यादा एरिया में रिप्रेजेंट किया गया है और जो बड़े पार्ट्स उसको छोटे एरिया में रिप्रेजेंट किया गया है और उसके लिए बहुत छोटा सेगमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमारे कौन सी बॉडी पार्ट्स में कितना ज्यादा नंबर ऑफ रिसेप्टर्स है, ज्यादा नंबर उस पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी पार्ट का कितने एरिया ऑफ सेबल कॉर्टेक्स में रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर जैसे लिप्स की बात करें तो लिप्स में क्या होता है, लिप्स का एरिया तो छोटा है लेकिन इसमें नंबर ऑफ रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए लिप्स में क्या होता है कि तुम्हारा अगर देखा जाए तो हर रिसेप्टर के बीच में बहुत कम गैप मिलते हैं,
बट ट्रंक्स में देखा जाए तो ट्रंक्स का एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन एज कंपेरेटिवली लीव्स, ट्रंक्स में नंबर ऑफ रिसेप्टर कम होते हैं, और इसीलिए अगर रिसेप्टर्स कम होंगे, स्पेस बिटवीन ईच रिसेप्टर्स क्या हो जाएगा, दैट विल इंक्रीजेस। और मैंने क्या बोला था कि एरिया कौन सी पार्ट ऑफ बॉडी को कितने एरिया में रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन दैट बॉडी पार्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई हियर लीव्स का क्या है, एरिया ज्यादा है और ट्रंक्स का छोटा है, बिकॉज़ इन ट्रंक्स द नंबर ऑफ रिसेप्टर एज कंपेयर्ड टू लीव्स इज लेस। ठीक है, दैट्स व्हाई लीव्स इज रिप्रेजेंटेड इन मोर एरिया इन सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स एज कंपेयर्ड टू ट्रंक। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, किसी कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता हो? तब हम आगे बढ़ेंगे। सर एक ही जगह में टोज और जेनिटलियस क्यों है? देखो इसलिए इसको यहाँ डाल दिया गया है ना, क्योंकि चीजों को जैसे बोल सकते हो, तुम ऐसे बोलो ना, ये भी तो सेपरेट ही होता है, लेकिन इसको इसलिए ऐसे दिखा दिया गया है क्योंकि अब इसके पास एक तो इतना बड़ा इमेज नहीं है कि हर चीजों को छोटा छोटा तोड़ तोड़ के दिखाए, है ना। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीजें कंसेप्ट उसने बता दिया है, लेकिन जहाँ पे जिसको जैसा रखना मतलब जरूरी के हिसाब से उसने हर एक चीज मतलब एक जगह पे ऐसे फ्रेम कर दिया। नहीं तो ये देखोगे जेनाइटलियास क्या हो गया है, कोई से भी सेपरेटेड होता है। समझ में आ रहा है तुम्हें? जेंटली अलग हुआ, टोई अलग हुआ, लेकिन स्पेस कम है इसलिए फिगर में ऐसे करके दिखा दिया गया है। समझ में आ रहा थैंक यू है? सर। लेकिन थैंक यू सर। समझाने के लिए क्या, जो जो जिस जिस चीज को तुम्हें समझाना है उस चीज को अलग से सेपरेट से बताया गया है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ठीक है। तो हमने देख ली क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इन द सोमैटोसेंसरी एरिया। ठीक है, हमने देख लिया और ये भी देखा कि किसका सबसे ज्यादा एरिया है और किसका कम एरिया है, और क्यों एरिया ज्यादा है तो क्यों होता है और एरिया कम है तो क्यों होता है। ठीक है, हमने देख लिया। अब हमने क्या देखा था, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स की हम देखें तो याद है ना, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब ग्रे मैटर, है ना। तो अगर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स की हम बात करें तो कॉर्टेक्स को अगर इस क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर देखा गया तो कैसे देखा कि ये जो हमारा कॉर्टेक्स है, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, तो कितने लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, कितने लेयर से मिलकर बने होते हैं। ये ऑलमोस्ट तुम्हारा 6 लेयर से मिलकर बने होते हैं। कौन सा, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5। ओके, 6 उनको क्या किया है, 1 और 2 में डिवाइड किया गया है, लेकिन ऐसे डिवाइड नहीं होते, ऑलमोस्ट दोनों को क्या बोलते हैं, 6 ही बोलते हैं, क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, अब उसके हम सारे लेयर्स की हमने बात कर ली, कितना लेयर्स है, 6 लेयर्स। ये सारे लेयर्स का क्या क्या फंक्शंस है, तो हम लेयर्स अगर 4 की बात करें, कौन सा वाला, इसमें देखो लेयर 4 कौन सा है, यहाँ से ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये जो एरिया है ये हो गया लेयर 4। लेयर 4 में क्या होता है, जो भी हमारा जो सिग्नल्स हमारे बॉडी पार्ट से आता है, सबसे पहले कहाँ एंट्री करता है, लेयर 4 ऑफ सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में एंट्री करता है। गेटिंग माय पॉइंट? और यहाँ एंट्री करने के बाद वो क्या करेगा, मतलब इस पॉइंट में एंट्री करने के बाद वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स अपवर्ड ट्रैवल करेगा एंड देन डाउनवर्ड, मतलब टुवर्ड द डीप जाएगा। ठीक है, तो हो गया फंक्शंस ऑफ लेयर 4, है ना। अब हम फंक्शंस ऑफ लेयर 1 एंड 2 की बात करें तो हमारा 1 2 में क्या होता है, इसमें जो भी मतलब तुम बोल सकते हो जो सिग्नल्स आते हैं तुम्हारा एक तो हो गया तुम्हारा जो हमारा सिग्नल्स कहाँ आ रहे हैं, तुम्हारा डिफरेंट बॉडी पार्ट से आ रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर मान के चलो हमारा जो लोअर ब्रेन सेंटर से, लोअर ब्रेन सेंटर मतलब एक तो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स हो गया, लोअर ब्रेन सेंटर मतलब जो हमने बोला व्हाइट मैटर में डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब क्या बोलते हैं, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर होना, बेसिक थैलेमस, सब थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, सारे के सारे क्या है तुम्हारा सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं हम, लो ब्रेन सेंटर्स, लोअर ब्रेन सेंटर्स बोलते हैं। उन सारे से क्या होता है, लेयर 2 और लेयर 3 में अगर यहाँ से कोई सिग्नल्स आना हो तो कहाँ एंट्री करता है, तुम्हारा 1 और 2 में एंट्री करता है। और करने के बाद इसका फंक्शंस क्या होता है, ये क्या करता है, सिर्फ हमारा जो तुम्हारा कौन सी एरिया में अगर जो एरिया तुम्हारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जरूरत के हिसाब से कौन सी एरिया को फैसिलिटेट करना है उसी को जाके फैसिलिटेट करेगा। तो फैसिलिटेशन मींस व्हाट, एनीवन?
हेलो, हेलो, करेगा। सुनाई दे रहा है? हेलो। Yes, जी sir. सुनाई दे रहा है। अच्छा, आवाज आ रहा है ना? मैंने बोला लेयर 4 में क्या हो रहा है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स इंफॉर्मेशन कहाँ एंट्री करता है, लेयर 4 में, और उसके बाद अपवर्ड मतलब सुपरफिशियली और फिर डीप में वो ट्रैवल्स करता है ना। हमने क्या बताया था, लेयर 2 और लेयर 3 में क्या, लेयर 1 एंड 2 में क्या होता है, यहाँ पे कहाँ से सिग्नल्स आते हैं, लोअर ब्रेन सेंटर्स। लोअर ब्रेन सेंटर्स मतलब तुम्हारा जो भी थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, एमिग्डाला जो भी है, उन सारे से आते हैं। और आने के बाद ये क्या करता है कि स्पेसिफिक एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स अकॉर्डिंग टू नीड क्या होता है, उसको फैसिलिटेट करता है। तो मैं पूछ रहा हूँ ये फैसिलिटेशन मतलब क्या होता है? Facilitate means giving passage. तुम्हारा तो आवाज ही नहीं आ रहा है सही से, बहुत धीमे आ रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है। फैसिलिटेशन का मतलब अगर तुम लोग को याद होगा तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ रिसेप्टर्स, सिनेप्सेस हर एक चीज में पढ़ चुके हैं। एक तो होता है कि जब इंपल्स आता है तो प्री से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में क्या होना होता है, मतलब प्री सिनेप्टिक में टर्मिनल्स में जैसे ही तुम्हारा ये आता है, इंपल्सेस आते हैं, तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में क्या होता है, या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में कब जनरेट होगा, जब अगर रिसेप्टर की बात करें तो कब होगा, जब, या फिर चलो साइनेप्स की बात करें तो कब होगा तुम्हारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट, तब जब इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल्स ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए। अगर थ्रेशोल्ड तक पहुंचा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा तो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल्स मतलब वो क्या होगा, डिपोलराइजेशन तो होगा लेकिन एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक न पहुंचने के कारण से तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। तो जो तुम्हारा डिपोलराइजेशन हो रहा है उस डिपोलराइजेशन क्या बोलते हैं, मतलब डिपोलराइजेशन बिलो थ्रेशोल्ड को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन क्यों, क्योंकि अगर मान के चलो एक न्यूरॉन्स ने थोड़ा सा डिपोलराइज कर दिया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को, अगर दूसरा न्यूरॉन से अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई भी अप्लाई करते हैं दूसरा न्यूरॉन्स में जो उसी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के साथ अगर रिसेप्टर साइनेप्स बनाते हैं, तो क्या करेगा, बिकॉज ऑफ फैसिलिटेशन, अगर सेकेंड न्यूरॉन्स है उसमें सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देने के बाद भी क्या कर देगा, वो सेकेंड वन में डिपोलराइजेशन थ्रेशोल्ड तक पहुंचा देगा, और क्या होगा वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। So are you getting my point? Why? Because the post-synaptic neurons was already facilitated, मतलब already depolarized हो गया था लेकिन threshold तक नहीं पहुंचा था ना, इसलिए सेकेंड वन जब आएगा तो फर्दर डिपोलराइज करेगा, और डिपोलराइजेशन करने के कारण से क्या होगा, वो उसका डिपोलराइजेशन थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगा और फिर उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के हो जाएगा। तो पहले क्या हो रहा था, वो फैसिलिटेट हो रहा है, और सेकंड में क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। Are you getting my point? What facilitation means? हाँ सर। क्या होता है फैसिलिटेशन मतलब, अब तुम बताओ। में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर वो एक्शन इतना ही कि डिपोलराइजेशन होगा लेकिन वो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचेगा। अगर डिपोलराइजेशन, अगर मान के चलो कोई न्यूरॉन डिपोलराइज हो गया है लेकिन उसमें जो डिपोलराइजेशन थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा न्यूरॉन से इंपल्स तब भी आ जाए, बड़ी वो इंपल्स क्या हो जाएगा, सब थ्रेशोल्ड होगा, तब भी क्या करेगा, जो न्यूरॉन ऑलरेडी डिपोलराइज है उसको फर्दर डिपोलराइज करेगा और थ्रेशोल्ड तक पहुंचा देगा, और क्या होगा, उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, क्योंकि पहले वाला ऑलरेडी थोड़ा सा डिपोलराइज करके रखा है। तो पहले वाले ने क्या किया, न्यूरॉन्स को फैसिलिटेट कर दिया, इसीलिए दूसरा न्यूरॉन्स जिसमें सब थ्रेशोल्ड इंपल्स आ रहा था वो कैपेबल हो गया तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेशन करने में, तुम्हारा फैसिलिटेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, so that is facilitation। नहीं समझ में आया तो एक बार पढ़ो, मेरे को बताना, फिर हम डिस्कस करेंगे। अब लेयर 2 और लेयर 3 की बात करें तो लेयर 2 और लेयर 3 क्या करता है, इसमें से जो न्यूरॉन्स है उसमें क्या सोमा है, उसमें से जो एक्सॉन्स निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर से दूसरी सेरेब्रल हेमिस्फीयर में उसका फाइबर जाते हैं और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लेयर 5 एंड 6 की। तो लेयर 5 क्या करता है, लेयर 5 में जो एक्सॉन्स सोमाज है वो उसका जो एक्सॉन से निकलता है क्या है, वो बहुत लंबा होता है, इट्स वेरी लॉन्ग, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, वो अपने एक्सॉन्स को कहाँ भेजते हैं, तुम्हारा जितना भी जो सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर है वहां पे, जैसे
बेसल गैंग्लिया हो गया, फिर ब्रेन स्टेम में भी भेजता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी, उसमें जो न्यूक्लिया वगैरह है वहां भी भेजता है। और फाइनली क्या करता है, जो सिग्नल्स आते रहते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। मतलब हमारे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो न्यूरॉन से डिसेंड होता है, या तो तुम्हारा ब्रेन स्टेम में आ जाए, स्पाइनल कॉर्ड में आ जाए, वहां जाने के बाद जो इंपल्स ट्रांसमिशन हो रहा है टुवर्ड द सेंसरी कॉर्टेक्स उसको कंट्रोल करता है। प्लस जो लेयर 6 में जो न्यूरॉन्स है और सोमाज है, उसका जो एक्सोन है वो क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इसके एक्सोन कहां तक जाते हैं, सिर्फ थैलेमस तक जाते हैं। और थैलेमस में जाने के बाद ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, एक्साइटेटरी लेवल ऑफ इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम द एंटायर दैट इज एंटरिंग इनटू द थैलेमस। दैट इज द फंक्शंस ऑफ लेयर 6। तो लेयर समझ में आया, कितना लेयर्स होते हैं, हर लेयर का फंक्शन क्या क्या होते हैं, समझ में आया? मैं तो एक बार पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, अब देखो इसमें हेडिंग देखो क्या बता रहा है, सेंसरी कॉर्टेक्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन वर्टिकल कॉलम of the neurons, and each column detect different sensory spot on the body, okay, with a specific sensory modalities. Heading से क्या समझ में आ रहा है? Just read the heading and tell me what you are understanding from the heading. सर जो भी कॉलम्स होंगे ना हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स में, वो अलग अलग सेंसेस डिटेक्ट करेगा। कोई लेग का करेगा, कोई थाई का करेगा। Exactly. तो हमने अभी कौन सा डायग्राम देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इन सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स पढ़ा था ना। ये हमने देखा था कि हर एक सेगमेंट होते हैं और एक सेगमेंट क्या करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट को। और ये जो सेगमेंट किधर होता है, मेडियल से लैटरल की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसी को पहले सबसे पहले लॉजिक कहाँ लगाओगे, इस वाले डायग्राम में लॉजिक लगाओ। तुम्हारा जो पैराइटल लोब है कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यहां से यहां तक है सोमैटोसेंसरी जो कॉर्टेक्स है, आ रहा है ना यहां से यहां, बोथ सोमैटोसेंसरी एरिया 1 सोमैटोसेंसरी एरिया 2, यहां से यहां तक आ रहा है ना, यहां से यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो अगर यहां से यहां तक आ रहा है, तो हमने जो सेगमेंट देखा था किधर होता है, तुम्हारा जो सेगमेंट डिवाइडेड होते हैं मेडियल टू लेटरल हमने पढ़ा। तो मान के चलो मेडियली यहाँ पे मान के चलो इतना पोर्शन किसके लिए हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान के चलो ट्रंक के लिए हो गया, है ना। अगर ट्रंक के लिए यहाँ से ऊपर से यहाँ तक अगर ट्रंक के लिए हो गया, तो ट्रंक के लिए अगर एंटीरियर टू पोस्टीरियर देखा जाए तो कौन सा पोर्शन होगा, यहाँ से बॉर्डर यहाँ तक होगा और तुम्हारा ट्रंक का नीचे वाला बॉर्डर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। ठीक है, अब ट्रंक के नीचे अब चलो मान के चलो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा हेड है। तो हेड के लिए कहाँ से होगा, एक ट्रंक वाला अपर बॉर्डर और फिर यहाँ तक, इन दोनों का अपर बॉर्डर ये तो यहाँ से टच हो रहा है, फिर हेड वाला लोअर बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, से जो सेकेंड से तुम्हारा लाइन होगा वो। तो अब देखो हमने तो ये देख लिया है क्या कि एक छोटा छोटा सेगमेंट से हमने मेडियल टू लेटरल जा रहा है, लेकिन अब मेडियल टू लेटरल तो जाएगा, लेकिन उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्टेंस कितना होगा, पूरा एंटीरियर बॉर्डर से लेके पोस्टीरियर बॉर्डर जो हमारा पैरेटल कॉर्टेक्स है, उन दोनों में सेम सेगमेंट्स क्या होगा, वो स्प्रेड होगा। वही दिखाने के लिए मैंने यहाँ तक लेके आया था। अब देखो ये जो तुम्हारा मान के चलो ये कौन सा एरिया है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा ट्रंक, है ना। कहां से कहां तक है तुम्हारा ट्रंक, ट्रंक वाला एरिया अगर इस डायग्राम में देखो तो कहां से कहां तक पहुंचता है, ऑलमोस्ट मान के चलो ट्रंक यहाँ पे है ना, ये वाला ए सेगमेंट। तो यहाँ से अपर बॉर्डर और यहाँ से लोअर बॉर्डर ट्रंक हो गया। अब ये जो एरिया है इसमें भी क्या होता है, ये जो हमारा कॉर्टेक्स है ट्रंक वाला सेगमेंट में छोटा छोटा वर्टिकल कॉलम में डिवाइडेड होता है, कॉलम में डिवाइड होता है, ऊपर से नीचे होगा, मतलब सुपरफिशियल टू डीप होगा, छोटा छोटा एरिया फिर से डिवाइडेड होगा, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम। समझ में आ रहा है, वर्टिकल कॉलम। और हर वर्टिकल कॉलम मान के चलो ट्रंक वाला एरिया कितना है, जितना एरिया है उसमें छोटे छोटे वर्टिकल कॉलम, मतलब ऊपर से नीचे तक एरिया को डिवाइड कर दिया और बहुत सारा वर्टिकल कॉलम हो गया। हर वर्टिकल कॉलम में क्या होगा, मतलब मान के चलो कुछ वर्टिकल कॉलम तुम्हारा सेंट्रल
सल्कस के पास वाला है, जो सेंट्रल सल्कस के पास वाला वर्टिकल कॉलम्स है, वो क्या करेगा, वो एक्चुअली एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्टिमुलस को ही रिसीव करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे जितना भी कॉलम तुम्हारा सेंट्रल सल्कस के पास है, मान के चलो वो तुम्हारा सिर्फ टच रिसेप्टर्स ही रिसीव करेगा। फिर उसके पोस्टीरियर, उसके थोड़ा पोस्टीरियर आओगे, मतलब उसके बगल वाला, वो मान के चलो क्या करेगा, वो रिसीव करेगा तुम्हारा प्रेशर हो गया तो मान के चलो टच रिसेप्टर्स रिसीव करेगा। मतलब हर एक कॉलम्स क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस को ही रिसीव करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हमारा ब्रेन क्या हो गया, हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स, एक तो हर एक बॉडी पार्ट के साथ छोटा छोटा सेगमेंट्स है, और उसमें भी हर सेगमेंट्स में छोटा छोटा कॉलम्स है, और अलग अलग स्टिमुलस को क्या करते हैं, हर कॉलम एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। तो इसीलिए हमें जैसे हमें क्या होता है, हमें पता चल जाता है, जैसे ब्रेन तो क्या है, आई हमारा तो देखता है, ब्रेन तो नहीं देखता ना, हम आई हम क्लोज कर ले, अगर फिर भी हम कोई बॉडी पार्ट्स को हम टच करें तो हमें दोनों पता चलता है कि ये बॉडी पार्ट टच हुआ है ना, बॉडी पार्ट में भी कौन सा एरिया बॉडी पार्ट टच हुआ है, और प्लस एक कौन सा टाइप्स ऑफ स्टिमुलस, दोनों हमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि बॉडी पार्ट मतलब उस पार्टिकुलर सेगमेंट स्टिमुलस आया तो बॉडी मतलब वो पार्टिकुलर बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि हाँ इस बॉडी पार्ट से हमारा स्टिमुलस और सिग्नल्स आ रहे हैं। प्लस उस सेगमेंट में भी छोटा छोटा वर्टिकल लाइंस है और कॉलम्स है, और हर कॉलम्स अलग अलग क्या बोलते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। तो जो तुमने टच किया तो टच रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, और टच रिसेप्टर्स जो टच वाला कॉलम में गया तो उसको पता चल गया, अच्छा ये तो लेग्स वाला सेगमेंट्स आ रहे हैं, और लेग वाला सेगमेंट में भी वर्टिकल कॉलम जो सेंसरी इंफॉर्मेशन टच रिसेप्टर के सिग्नल्स के लिए बनाया गया है, उसमें सिग्नल्स आ रहे हैं। इसीलिए ब्रेन को पता चल जाता है कि ये लेग से आ रहा है, और प्लस ये जो सेंसेशन है वो कौन सा है, टच सेंसेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। एक ही बता रहा है, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा है। कोई अभी आंसर करो, समझ में नहीं आया, नहीं आया, रिपीट करना है, क्या करना है? ठीक है, अगर आ गया तो ठीक है, ना आ तो पढ़ो और फिर पूछो, ठीक है? चलो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या बताया था, कॉलम, तो हर कॉलम्स का अगर देखा जाए डायमीटर कितना है, 0.32 0.5 मिलीमीटर है, और हर कॉलम में न्यू रूट्स कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 होते हैं। ठीक है, हर कॉलम में क्या होता है, हर एक कॉलम क्या करेगा, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सिग्नल को ही रिसीव करते हैं। ठीक है, प्लस अगर हम जो हमारा सेंट्रल सल्कस है, उसके अगर सल्कस के अंदर वाला एरिया को देखा जाए तो उसमें एक और एरिया प्रेजेंट होता है, कौन सा, तुम्हारा 3A। सोमैटोसेंसरी एरिया कौन सा है, सोमैटोसेंसरी एरिया का नंबरिंग कितना है तुम्हारा, सबसे पहले बात देखा जाए तो सोमैटोसेंसरी एरिया का नंबरिंग है तुम्हारा 312, और एसोसिएशन एरिया का नंबरिंग कितना है 57। लेकिन ये जो सेंट्रल सल्कस है, इसके अंदर एक और एरिया होता है, कौन सा तुम्हारा 3A। ठीक है, तो अब 3A क्या करेगा, 3A में जो ब्रॉडस्मैन एरिया 3A है, इसमें क्या होता है कि जितना भी तुम्हारा जो सेंसेशन है, कहां से, मसल्स, स्पिंडल से, टेंडन से, जॉइंट से, सारे के सारे रिसेप्टर से जो भी सिग्नल्स आते हैं तो 3A वाला एरिया में आते हैं। और 3A एरिया में आने के बाद क्या होता है, यहाँ से ही 3A वाला एरिया कहाँ पे सिग्नल सेंड करेंगे, जैसे यहाँ पे सिग्नल्स आएगा ये सेंड करेगा सिग्नल्स किसको, मोटर कॉर्टेक्स को, और मोटर कॉर्टेक्स को सिग्नल भेजने के बाद मोटर कॉर्टेक्स क्या करेगा, अब उसको पता चलेगा कि हमारे मान के चलो जितना भी ज्वाइंट रिसेप्टर्स है वहां से सिग्नल आ रहा है तो ज्वाइंट का पोजीशंस क्या है ना, वो उसको मोटर कॉर्टेक्स को पता चल गया। सर इससे पहले सेंसरी सिग्नल्स, सेंसरी कॉर्टेक्स को पता चला, और सेंसरी कॉर्टेक्स से कितने सिग्नल भेजा, मोटर कॉर्टेक्स को, मोटर कॉर्टेक्स को पता चला कि हमारा ज्वाइंट का पोजीशन ऐसा है, तो अब हमें कौन सी मसल्स को इंपल्सेस भेजेंगे कि हमारा बॉडी क्या होगा, स्टेबल होगा, उस हिसाब से क्या करता है मोटर कॉर्टेक्स अपना सिग्नल्स भेजता है, ताकि हम अपना बैलेंस न खोए और हम स्टेबल रहे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, फंक्शंस ऑफ सोमैटोसेंसरी एरिया 1 की। मतलब सोमैटोसेंसरी एरिया 1 जो है, मेनली इसका फंक्शंस क्या क्या है, तो इसकी फंक्शंस को पता करने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, जो हमारा सोमैटोसेंसरी एरिया 1 है उसको रिमूव कर दिया, और उसके बाद क्या किया कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस दिए, और देखा कि कौन कौन सा स्टिमुलस हम परसीव नहीं कर पा रहे। तो जो जो स्टिमुलस हम परसीव नहीं कर पा रहे थे, मतलब क्या हुआ,
वही फंक्शंस इस सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन और सॉरी सोमैटोसेंसरी एरिया 1 का दैट इज द फंक्शंस। तो क्या देखा उसने आफ्टर रिमूवल? सबसे पहली बात हमारे बॉडी में जो हमारा लोकलाइजेशन एबिलिटी है, मतलब हम कोई स्टिमुलस दिए तो हम क्या करते हैं, आंख हमारा बंद कर लो, आंख बंद करके भी हम क्या करते हैं, जहां पे भी स्टिमुलस देते हैं और हम बोलते हैं कि तुम जहां पे स्टिमुलस दिया उस बॉडी को टच करके देखो, तो क्या करोगे तुम? आराम से हैंड से उस बॉडी पार्ट को टच कर लोगे, हाँ भाई यहाँ पे स्टिमुलस तो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, आंख बंद कर उस पेशेंट में जिसमें सोमैटोसेंसरी एरिया 1 निकाल दिया गया है, बायलैटरली दोनों साइड से निकाल दिया गया, तो क्या करेगा, अगर कोई भी बॉडी पार्ट को तुम टच करोगे और उसको बोलोगे इस बॉडी पार्ट को, मतलब या तो तुम हैंड से टच करो या फिर बताओ कौन सी बॉडी पार्ट से ये क्या बोलते हैं सिग्नल्स आ रहे हैं, तो नहीं बता पाएगा, मतलब वहां पे प्रिसाइज लोकलाइजेशंस नहीं होगा, लेकिन हाँ क्रूड लोकलाइजेशंस प्रेजेंट होगा। तो ये प्रिसाइज लोकलाइजेशंस और क्रूड लोकलाइजेशंस में क्या डिफरेंस है? प्रिसाइज लोकलाइजेशंस मतलब मान के चलो तो हम बोल दिए कि हमारा थाई से तो सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन थाई में भी कौन सी पोर्शन से, मान के चलो नी के पास है ना, फिर ग्रोइन के पास है, मिड थाई पे है ना, हम सब कुछ बता देंगे अगर हमारा दोनों बायलैटरल सोमैटोसेंसरी एरिया प्रेजेंट है तो। लेकिन अगर इसका रिमूवल हो जाए तो क्या बताएगा, कौन सी एरिया ऑफ थाई से आ रहा है वो तो नहीं बता पाएगा, हाँ इतना बता देगा हाँ भाई चलो थाई से तो आ रहा है, लेकिन एरिया कौन सी थाई में भी कौन सी एरिया से आ रहा है वो नहीं पता चलेगा। तो मतलब प्रिसाइज लोकलाइजेशंस किसका काम है, दिस इज फंक्शंस ऑफ सोमैटोसेंसरी एरिया 1 एक्चुअली डिटेक्ट प्रिसाइज लोकलाइजेशंस ऑफ द पॉइंट वेयर स्टिमुलस इज अप्लाइड, ठीक है। लेकिन क्रूड लोकलाइजेशन कौन कर लेगा, क्रूड लोकलाइजेशन बाकी का जो सेंसरी एरिया है वो कर लेगा, प्लस जो हमारा सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर जैसे हाइपोथैलेमस में सबसे पहले पहुंचता है सिग्नल्स को कर लेगा, क्या भाई होल थाई से कहीं से तो सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। देखो एक हो गया, दूसरा देखा गया है कि बायलैटरल अगर हम सोमैटोसेंसरी एरिया को रिमूव करते हैं तो क्या होता है हमारा, हम प्रेशर तो अप्लाई करते हैं, प्रेशर तो फील होगा, लेकिन वो प्रेशर कितना डिग्री है ना, उसका प्रेशर कम है, ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, डैमेजिंग टाइप का है, हम ये फील नहीं कर पाएंगे। तो ये जजमेंट कौन करता है, ये जजमेंट का काम है किसका, सोमैटोसेंसरी एरिया 1, और इसीलिए इसका रिमूवल करने के बाद क्या होगा, हम कितने डिग्री ऑफ प्रेशर अप्लाई हो रहा है हम उसको जज नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिमूवल क्या करेगा, और स्टीरियोगोनोसिस करेगा। सो व्हाट इज स्टीरियोगोनोसिस? स्टीरियोगोनोसिस मींस मैंने पहले ही बताया था, जैसे तुम आई क्लोज कर लो तुम्हारे हाथ, हाँ ठीक है, तुम आई क्लोज कर लो और तुम्हारे हाथ में क्या करूंगा, डस्टर दे दूंगा, मतलब डस्टर क्या है तुम्हारा फैमिलियर है, या फिर कोई कॉइन दे दूंगा, तो कॉइन क्या है तुम्हारे लिए फैमिलियर है, जस्ट टच करके तुम बता दो कि हमारे हाथ में क्या रखा है, कोई तो कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एनी ऑब्जेक्ट्स जस्ट बाय टचिंग इज कॉल्ड, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड स्टीरियोगोनोसिस, और अस्टीरियोगोनोसिस मतलब वो जो तुम्हारा एबिलिटी है ना, वो खत्म हो जाएगा, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड अस्टीरियोगोनोसिस, एंड दैट इज द फंक्शंस ऑफ सोमैटोसेंसरी एरिया 1। इसके अलावा कोई भी जो हम कोई भी मटेरियल से आंख बंद करके भी अगर टच करके उसका टेक्सचर बता सकते हैं, लेकिन और एक इसके ऊपर डिपेंड करता है, सोमैटोसेंसरी एरिया 1 के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए जब हम सोमैटोसेंसरी एरिया को निकाल देंगे तो हम टेक्सचर हम जज नहीं कर पाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। दैट वाज द फंक्शन ऑफ सोमैटोसेंसरी एरिया 1। अब हम बात करते हैं किसकी, सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया की। तो कौन सा ब्रॉडमैन एरिया हमारा सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया को रिप्रेजेंट करता है, दो ब्रॉडमैन एरिया, कौन कौन सा, 5 and 6 इंडिकेट सोमैटोसेंसरी एरिया और सॉरी सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया में क्या होता है, हमारे सारे जितना भी जो हमारा सोमैटोसेंसरी एरिया 1 है प्लस सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर है, जैसे हो गया सोमैटोसेंसरी मतलब वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस हो गया है ना, फिर अदर न्यूक्लियस थैलेमस हो गया, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स, इस सारे जगह से क्या होता है, इंफॉर्मेशन कहाँ आता है, तुम्हारा सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया में आता है। और ये सोमैटोसेंसरी एरिया 1 क्या करता है, एसोसिएशन एरिया क्या करता है, हर एक जगह से सिग्नल को गैदर करके फाइनल इंटरप्रिटेशन करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो और फाइनली यहाँ पे क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन मतलब बहुत मान के चलो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को तुम टच कर रहे हो आंख बंद करके, उस टाइम में क्या होगा, सोमैटोसेंसरी एरिया 1 उसको नहीं पता कर सकेगा, लेकिन सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया अगर तुम्हारा नॉर्मल है तभी जाके तुम्हें पता होगा कि हम एक कॉम्प्लेक्स चीज को टच किए और पता चलेगा कि हाँ ये चीज है, आंख बंद करके।
ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर उसको मीनिंग निकालता है। अगर अब मान के चलो, अगर ये देखा गया है कि अगर सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया को अगर हम निकाल दें तो क्या होगा? सबसे पहली बात, अगर हम दोनों साइड से निकालेंगे तो इफेक्ट दोनों साइड में आएगा, जैसे हमने सोमैटोसेंसरी एरिया 1 में देखा था। अगर हम कोई एक साइड से निकाले, कोई एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर का हम सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया को हम रिमूव कर दें तो क्या सिम्टम्स आएगा? इसमें सबसे पहले जो सिम्टम्स आएगा वो कहां पे आएगा? अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी में आएगा। ठीक है, अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी में तो आएगा, लेकिन उसके बाद क्या क्या अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी में कौन कौन सा सिग्नल्स हमारा लॉस हो जाएगा? सबसे पहली बात क्या होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आंख बंद करके अगर तुम टच करोगे तो तुम पता नहीं कर पाओगे कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। सिंपल ऑब्जेक्ट तुम्हें सोमैटोसेंसरी एरिया से 1 से पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जिस पर्सन्स में हम सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया को रिमूव करते हैं, मतलब मान के चलो हम राइट हाथ में हमने रिमूव कर दिया, तो राइट हाथ में रिमूव कर दिया तो राइट हाथ में कहां से, कौन सी हाफ ऑफ बॉडी से इंफॉर्मेशन जाता है? लेफ्ट हाफ। तो लेफ्ट हाफ का बॉडी का क्या है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा एसोसिएशन एरिया को, प्लस एसोसिएशन एरिया क्या करता है, वो भूल जाता है कि हमारा इवेंट तुम्हारा अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी एग्जिस्ट भी करता है। और जब हम भूल जाते हैं कि सेंसरी अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी भी एग्जिस्ट करता है तो क्या करते हैं, हम अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी को हम यूज ही करना छोड़ देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हम अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी को यूज करना भी छोड़ देते हैं, और ये सारे सिम्टम्स को एक साथ क्या बोलते हैं हम? अमॉर्फोसिंथेसिस। दैट मींस रिमूवल ऑफ सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया causes a condition, that condition is called amorphosynthesis, and amorphosynthesis include all these symptoms. ठीक है, are you getting my point? हाँ सर। किसी कोई डाउट है अभी तक? एक बार पूछ लो फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सोमैटोसेंसरी तुम्हारा सेंसरी कॉर्टेक्स यहाँ पे खत्म हो जाता है। बाकी कुछ एडिशनल चीजें जो तुम्हें बताऊंगा मैं, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। कहीं पे किसी को ना समझ में आया हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहता हो? आ गया समझ में? ठीक है, तो हमने देखा था मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्नल्स वगैरह होते हैं, है ना, वो सारे के सारे कहां से ट्रांसमिट हो रहे थे? तुम्हारा पोस्टीरियर डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट से। कौन कौन सा सिग्नल डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट से हमारे ट्रांसमिट हो रहे थे? कौन कौन से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे थे, कौन बताएगा? ठीक है, सबसे पहला था टेक्टाइल सेंसेशन, टेक्टाइल लोकलाइजेशन, फिर टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद kinesthetic sensation. So these were the important actually information that were being carried by the तुम्हारा पोस्ट डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स, है ना। अब हम बात करते हैं कि मान के चलो डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स में या फिर बाकी जो भी ट्रैक्ट्स है उसमें न्यूरल सर्किट्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात ये देखो, हमारा ये क्या है, तुम्हारा एक न्यूरॉन्स या फिर एक रिसेप्टर से क्या हुआ, सिग्नल जनरेट हुआ और क्या हुआ, ये जा रहा है तुम्हारा सिग्नल्स तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया। अब ये सिनैप्स बनाएगा दूसरे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से। तो यहाँ पे बात क्या समझना है, दो टर्म्स कौन कौन सी, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब सिनैप्सेस जो बनते हैं हमारा जो बनते हैं या तो कन्वर्ज हो सकता है या फिर डाइवर्ज हो सकता है। एज नेम सजेस्ट, डाइवर्जन मतलब क्या, यहाँ पे एक न्यूरॉन से सिग्नल आया, सिग्नल आने के बाद ये क्या हो गया, ये बाकी देखो जितना भी ब्रांच है सारे ब्रांच क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर आके 3 न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स बना रहा है। ओके, तो मतलब क्या हो रहा है, एक न्यूरॉन्स ऊपर आके 3 न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स बना रहा है, मतलब ये अब तो पाथवे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। कन्वर्ज कैसे होता, ये तो सेंसरी है, मोटर में कन्वर्ज मतलब मोटर मान के कन्वर्ज, यहाँ पे भी कन्वर्ज कैसे होता, अगर 2-3 रिसेप्टर्स होते, 2-3 रिसेप्टर्स होने के बाद तीनों रिसेप्टर का यहाँ पे क्या होता,
नर्व फाइबर होता है और तीनों रिसेप्टर्स में क्या होता है, सिग्नल जनरेट होने के बाद ये पास करता है और फाइनली यहाँ पे पहुंचने के बाद ये तीनों नर्व फाइबर जो रिसेप्टर से आ रहा है तो एक ही न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स का तो क्या होता है, वो कन्वर्ज होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कन्वर्ज्ड ऑन वन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स इज what making synapse with 3 second order neurons. That means what here divergence is happening. Am I right? And it is also one of the property of synapse, the divergence and convergence. तो मतलब जो हमारा डोर्सल कॉलम ट्रैक है प्लस बाकी जो भी हमारा एंटीरियर लैटरल कॉलम ट्रैक है, इन सब में जो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलने के बाद क्या होता है, साइनेप्स जो इसका साइनेप्स होते हैं कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, डाइवर्जेंस वाला प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसके बाद देखोगे तो फाइनली सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स में आते आते इसने 3 के साथ साइनेप्स बनाया और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स में जाते जाते अब ये 3 क्या करेगा, हो सकता है 15 के साथ साइनेप्स बनाए, 20 के साथ साइनेप्स बनाए, तो कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, डाइवर्जेंस वाला प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या देखना है तुम्हें, एक ए रिसेप्टर्स हो गया और एक रिसेप्टर्स क्या, रिसेप्टर्स कितने एरिया ऑफ सेंसरी कॉर्टेक्स में अपना इंपल्स भेज रहा है, इतना एरिया ऑफ सेंसरी कॉर्टेक्स में, तो सारे एरिया को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल फील्ड फॉर दिस वन रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एक रिसेप्टर्स में अगर वीक स्टिमुलस देंगे तो ए होल कॉर्टिकल फील्ड है फॉर दिस रिसेप्टर, उसमें कितने में हमारा इंपल्स जनरेट होगा, तो देखोगे इतने एरिया में जितना भी तुम्हारा रिसेप्टर्स है, सॉरी जो न्यूरॉन्स है उसी में इंपल्स जनरेट होगा, बाकी में नहीं होगा। अगर हम मॉडरेट देते हैं तो देखो कितना एरिया ऑफ तुम्हारा जो कॉर्टिकल फील्ड में इंपल्स जनरेशन हो रहा है, और फाइनली स्ट्रॉन्ग देंगे तो ऑलमोस्ट सारा कॉर्टिकल फील्ड एरिया में इंपल्स जनरेशन होगा। लेकिन हर में देखो या तुम वीक स्टिमुलस दो, वीक स्टिमुलस में क्या होता है, सबसे ज्यादा है ना इंपल्स जनरेशन किसमें होगा, मान के चलो वीक स्टिमुलस के लिए फिलहाल इतने एरिया में तुम्हारा क्या हो रहा है, इंपल्स जनरेट हो रहा है, लेकिन इसमें भी जो सेंट्रल मोस्ट तुम्हारे न्यूरॉन्स है उसमें क्या होगा, इंपल्स जनरेशन बहुत फास्ट होगा, और पेरीफेरी जैसे जैसे पेरीफेरी में जाओगे उसमें उसका एक्साइटेशन कम है और इसीलिए उसमें इंपल्स जनरेशन कम होता है। तो यही मतलब जो भी हमारा जो सबसे पहले डोर्सल कॉलम ट्रैक हो या फिर एंटीरियर लेटरल कॉलम ट्रैक हो, सबसे पहले क्या हमें कौन सा जो ट्रैक्स बनाते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ साइनेप्स फॉलो करते हैं, तुम्हारा डाइवर्जेंस है ना, और हर में जो स्टिमुलस हम देंगे तो बाकी सारी चीज इसी वे में होगा। एक हो गया, दूसरा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन मतलब हमने तुमने आंख बंद करी, तुम्हारे बॉडी पे मैंने 2 बॉल पेन लिया और 2 बॉल पेन लेने के बाद दोनों का जो पॉइंटेड वाला पोर्शन है तुम्हारे 2 पार्ट ऑफ बॉडी में हमने मतलब बॉडी के 2 जैसे थाई है, थाई में 2 जगह में मैंने स्टिमुलस एक साथ अप्लाई करते, तुम्हारा आंख बंद है तो क्या तुम बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे कि हाँ स्टिमुलस 2 जगह पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं बता पाओगे? बता पाएंगे। ठीक है, तुम्हारा आई क्लोज है फिर भी तुम बता पाओगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस एबिलिटी को बोलते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। तो हम ऐसे कैसे बता पाते हैं कि हमारा 2 जगह पे हमारा स्टिमुलस अप्लाई हुआ? देखो हम अगर कोई 2 पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हम कोई भी बॉडी पार्ट्स में अप्लाई करते हैं तो डिपेंड करता है कि हमें कितना स्टिमुलस फील होगा, मतलब 1 या 2 वो डिपेंड करता है कि जो दोनों पॉइंट कितने रिसेप्टर्स पे टच हुआ है, एक ही रिसेप्टर पे टच हुआ है या फिर 2 रिसेप्टर पे टच हुआ है। ठीक है, अगर दोनों पॉइंट एक ही रिसेप्टर पे टच होगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तब तुम बोलोगे एक ही स्टिमुलस अप्लाई किया है। लेकिन 2 पॉइंट अगर 2 रिसेप्टर पे टच हो रहा है तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई 2 स्टिमुलस अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हर मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी सेंसरी कॉर्टेक्स, हमने देखा था किसी का एरिया जैसे लिप्स का एरिया बहुत बड़ा था और ट्रंक का बहुत छोटा था, अच्छा ना। और मैंने तुम्हें बताया था जैसे एरिया उसी का बड़ा होगा जिसमें नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ज्यादा होता है। यहाँ पे एग्जांपल 2 दिया है, एक टिप्स ऑफ द फिंगर और एक दिया है पर्सन्स बैक। अगर टिप्स ऑफ द फिंगर में अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो जो हमारा बैक एरिया है उसके कंपेयर में टिप्स ऑफ द फिंगर में रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा 2 रिसेप्टर्स के बीच में जो गैप होगा वो बहुत कम होगा। और पर्सन्स के जो हमारा जो बैक पोर्शन है उसमें क्या है रिसेप्टर्स कम है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा जो रिसेप्टर्स के 2 रिसेप्टर के बीच में गैप बहुत ज्यादा होगा। तो देखो फिंगर टिप्स में गैप कितना हो रहा है, सिर्फ 1 to 2 मिलीमीटर है 2 रिसेप्टर के बीच में गैप, और बैक में कितना है, कितना गैप है 3 to 70 सेंटीमीटर हमारा गैप है। एग्री माय पॉइंट? तो मतलब अगर हम फिंगर टिप्स में 2 पॉइंट को बहुत क्लोज भी रखें, एक दूसरे के बहुत क्लोज रखें, तब भी हमें क्या होगा
हमें फील हो जाएगा कि हाँ भाई दो स्टिमुलस अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे दो रिसेप्टर्स के बीच में गैप कितना है, ओनली 1 to 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे अगर बैक में मान के चलो हम डिस्टेंस दो स्टिमुलस के बीच में डिस्टेंस सेम रखें 2 मिलीमीटर, तो क्या हमें दो स्टिमुलस फील होगा? नहीं सर। सर, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम बैक में अगर दो स्टिमुलस का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर रखोगे तो दोनों को दोनों एक ही रिसेप्टर में टच होगा, और इसीलिए हमें वहां पे फील हुआ कि भाई एक ही स्टिमुलस यूज हो रहा है, दो स्टिमुलस यूज नहीं हो रहा है। वहां पे हमें दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रखना होगा? अप्रोक्सीमेटली 30 to 70 मिलीमीटर रखना होगा, तब जाके दोनों पॉइंट दो रिसेप्टर में टच होंगे, हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये दो स्टिमुलस हमारा अप्लाई हो रहा है। ये तो हो गया रिसेप्टर की बात। अब हमारे ब्रेन में इंपल्स जाएगा, तो ब्रेन को कैसे पता चलो दो रिसेप्टर टच हुआ तो दो फाइबर में हमारा इंपल्स जनरेट हुआ और हमारे ब्रेन तक पहुंचा। अब हमें ब्रेन को कैसे पता चलता है कि भाई ये दो स्टिमुलस अप्लाई हुआ है? इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे देखो ये जो दो पॉइंट दिखा रहा है, दो रिसेप्टर्स अलग अलग रिसेप्टर्स, तो दोनों में हमने क्या किया, स्टिमुलस एक साथ अप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे दोनों में एक साथ स्टिमुलस किए तो यहाँ पे भी क्या हो गया, दोनों फाइबर में क्या हो गया, तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और जनरेट होने के बाद क्या जाएगा, तुम्हारा ब्रेन में जाएगा। मान लीजिए चलो ये दोनों स्टिमुलस क्या है, तो रिसेप्टर बहुत क्लोज है, इसलिए इसका दोनों जो फाइबर्स है, दोनों का फाइबर का क्या होगा, कॉर्टिकल एरियाज है ओवरलैप कर जाएगा। मतलब ये जो पोर्शंस है इसका कॉर्टिकल एरिया यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरे वाले का यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो बीच का एरिया है क्या हो गया, ओवरलैप एरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन मान के चलो यहाँ पे भी ओवरलैप होने के बाद भी हमें क्या पता चलेगा कि दो हमारा स्टिमुलस अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों रिसेप्टर में दो पॉइंट पे टच किया, इंपल्सेस कहाँ गया हमारा, इस न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पे पहुंचा, कॉर्टेक्स में पहुंचा, और इस न्यूरॉन्स के थ्रू कॉर्टेक्स में पहुंचा। तो जैसे ही कॉर्टेक्स में पहुंचेगा तो मैक्सिमम जो कौन सी पोर्शंस ऑफ रिसेप्टर फील्ड तुम्हारा मैक्सिमम इंपल्स जनरेट करेगा, इसका सेंटर कौन सा हो गया, ए, इस कॉर्टिकल फील्ड का, यहाँ से यहाँ, और इसका सेंटर हो गया, तो ए वाला पोर्शन से मैक्सिमम इंपल्स जनरेट होगा। ठीक है, और इसके लिए कॉर्टिकल फील्ड कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका सेंटर पोर्शन कौन सा हो गया, ए, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंपल्स जनरेट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा है मैक्सिमम इंपल्स जनरेशन, इसके लिए यहाँ पे हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे हो रहा है, और दोनों को देखो यहाँ पे आके थोड़ा डिप्रेस्ड एरिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डिप्रेस्ड एरिया इन दोनों को दो पीक में डिवाइड करता है। अरे वेरी माइनर, तो जैसे दो पीक हुआ दैट मींस व्हाट, कि ब्रेन को पता चलता है इसमें दो पीक है, मतलब यहाँ पे हमारे कोई भी बॉडी पार्ट्स में क्या हो रहा है, दो स्टिमुलस अप्लाई हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर ओवरलैप हो रहा है क्या? हाँ, तो एरिया ओवरलैप हो रहा है ना, देखो ना, इसका अगर दोनों सर एक बार समझा दीजिए ना। ये दोनों रिसेप्टर एक दूसरे के पास है ना, तो ये फर्स्ट वाला रिसेप्टर का जो कॉर्टिकल एरिया है यहाँ से यहाँ तक है, देखो यहाँ से यहाँ तक है, और सेकेंड वाले का रिसेप्टर कॉर्टिकल फील्ड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन सेंटर कौन सा है, फर्स्ट वाले का सेंटर यहाँ पे है और सेकेंड वाले का सेंटर यहाँ पे। और मैंने आपको बोला है कि जो सेंटर में न्यूरॉन्स होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंपल्स जनरेट करेगा, और जो पेरीफेरी, जैसे पेरीफेरी में जाएंगे तो नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ इंपल्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पे है, तो यहाँ का मैक्सिमम इंपल्स इसके लिए यहाँ पे जनरेट होगा, और इसके लिए मैक्सिमम इंपल्स यहाँ पे जनरेट होगा, इसीलिए इसमें दो पीक बन जाते हैं। और ब्रेन को पीक से पता चलता है कि ब्रेन को पता चला अच्छा यहाँ पे दो पीक बन रहे हैं, मतलब दो इंपल्सेस अप्लाई हो रहे हैं, अच्छा दो स्टिमुलस अप्लाई हो रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर, पर ओवरलैप होने से इनडिस्क्रिमिनेट नहीं होंगे? हाँ, ये ओवरलैप होने से क्या होगा कि इसका कुछ इंपल्स इधर जाएगा, लेकिन लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंपल्स जनरेशन कहाँ होगा, हमेशा तुम्हारा सेंटर ऑफ कॉर्टिकल फील्ड होगा। ओके सर। तो सेंटर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाले का सेंटर ये वाला पोर्शन होगा, सेकंड वाला का सेंटर ये वाला हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम इंपल्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम इंपल्स जनरेट हो रहा है, पेरीफेरी में कम हो रहा है, पेरीफेरी में कम हो रहा है। और पेरीफेरी में कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कितना पीक बना रहा है, दो पीक बना रहा है। तो पीक से पता चलता है ब्रेन को कि कितना इंपल्स जनरेशन हुआ। ठीक है, ठीक है, ओके सर। अब हम बात करते हैं किसकी, लैटरल इनहिबिशन की। लैटरल इनहिबिशन मतलब, अब मान के तो इसी डायग्राम में तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने दो न्यूरॉन्स की बात की थी, मान के चलो यहाँ पे चार न्यूरॉन्स आ गए, एक ऊपर एक नीचे।
ठीक है। अब मान लो चलो बीच वाला दो को हम स्टिमुलस नहीं देंगे, अपर वाले को देंगे, नीचे वाले को देंगे। अब दोनों में इंपल्स जनरेट होगा, अपर वाले में, नीचे वाले में, इन दोनों में नहीं होगा। ठीक है, रिसेप्टर कौन सा, एक यहाँ पे सपोज करो, एक यहाँ पे सपोज करो, इन दोनों को हमने इंपल्स दिया, सॉरी स्टिमुलस दी। स्टिमुलस देने के बाद दोनों में क्या हो गया तुम्हारा, इंपल्स जनरेट हो गया, लेकिन बीच वाले में नहीं हुआ क्योंकि हमने इसमें स्टिमुलस अप्लाई नहीं किया, इस दोनों के रिसेप्टर में स्टिमुलस अप्लाई नहीं किया। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स एसेंड होते हैं, ट्रैक्स बनाते हैं, जो फाइबर्स, वो क्या करते हैं कभी कभार एक कुछ कोलेटरल्स बनाते हैं, और कोलेटरल्स जाके क्या करते हैं, एक्सोएक्सोनिक टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एक्सोएक्सोनिक टाइप्स ऑफ साइनेप्स बना सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो जो भी एडेसेंस, मान के चलो ऊपर वाला न्यूरॉन्स में इंपल्स जनरेट हुआ, तो ऊपर वाले न्यूरॉन्स का एडजेसेंट न्यूरॉन कौन सा है, यहाँ पे ए वाला है। नीचे वाले में जनरेट हुआ तो इसके वाला एडजेसेंट न्यूरॉन कौन सा है, ए वाला है। अब क्या हुआ, दोनों ने कोलेटरल दे दी और इसके साथ साइनेप्स बना लिया, नीचे वाले ने इसके साथ साइनेप्स बना लिया। अब देखो उसके बाद क्या होगा, अभी जब इंपल्स तो हम दो ही न्यूरॉन, दो ही रिसेप्टर में दे रहे हैं, तो इंपल्स दोनों में होना चाहिए, लेकिन कोलेटरल के कारण से क्या हो गया, इंपल्स अब चारों में जनरेट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, हो गया। अब ब्रेन को क्या, यहाँ पे ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई यहाँ पे दो स्टिमुलस अप्लाई किया कि चार स्टिमुलस अप्लाई किया। ब्रेन कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चार पीक बन जाएगा जब यहाँ से इंपल्स जाएगा, तो ब्रेन कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा, सर कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूज हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या होना चाहिए, कोई ऐसा वे होना चाहिए कि दोनों में क्या होना चाहिए, इंपल्स जनरेशन नहीं होने देना चाहिए, तभी जाके इन दोनों में इंपल्स जनरेट नहीं होगा और ब्रेन को पता चलेगा कि हाँ भाई स्टिमुलस दो ही जगह पे अप्लाई हुआ। तो ये कैसे होता है, ये जो कोलेटरल एक आ रहा है, मान लो डायरेक्ट यहाँ पे एक्सोन के साथ साइनेप्स बना रहा है, तो एक साइटोप्सी है। लेकिन मान लो चलो जैसे हमने बोला ना, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, जहां पे हम ऑर्डर्स बोलते हैं वहां पे साइनेप्सेस होते हैं कि नहीं होते, फर्स्ट वाला सेकंड के साथ साइनेप्स करता है, सेकंड वाला थर्ड के साथ साइनेप्स करता है। तो जैसे ही मान के चलो ये यहाँ पे आया और यहाँ पे एक दूसरा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हो गया, यहाँ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होगा, तो जहां पे ये साइनेप्स बना रहा है वहां क्या होता है, वहां पे एक और कोलेटरल्स निकलते हैं तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से, और ये जाके इंटर न्यूरॉन्स, मतलब छोटा छोटा न्यूरॉन्स होते हैं हमारे सीएनएस में, उसके साथ पहले साइनेप्स बनाएंगे, यहाँ पे छोटा वाला साइनेप्स के न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स बनाएंगे, और ये छोटा वाला न्यूरॉन है वो जाके क्या करेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स दोनों के साथ साइनेप्स बनाएंगे। ये जो इंटर न्यूरॉन से क्या होता है, इनहिबिटरी होता है, मतलब से इसका जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर निकलेगा वो क्या होगा, इनहिबिटरी होगा। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये जो कोलेटरल जा रहा है इंटर न्यूरॉन्स में और इंटर न्यूरॉन से इनहिबिटरी के साथ ये साइनेप्स बनाता है, तो क्या होता है, अभी इंपल्स कहां गया, कोलेटरल के थ्रू इंटर न्यूरॉन्स इनहिबिटरी में क्या हुआ, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और उसके एक्सोन टर्मिनल्स पे क्या हो गया, अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, और वो क्या करेगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये तो दोनों के साथ बना रहा है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन दोनों के साथ साइनेप्स बना रहा है, दोनों को जाके इनहिबिट कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी हमारा ऊपर फर्स्ट न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन, इसमें इंपल्स जनरेट होने के बाद ये जब साइनेप्स में पहुंचता है तो ये कोलेटरल्स देता है, और कोलेटरल्स देने के बाद ये क्या करता है, आसपास के जितना भी साइनेप्सेस, तो सॉरी जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उसकी सिनेप्टिक लेवल पे जाके उसको एक ब्लॉक इनहिबिट करना शुरू कर देता है, जिसको बोलते हैं हम लैटरल इनहिबिशन। और बिकॉज ऑफ दिस लैटरल इनहिबिशन क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर, और मतलब दूसरे न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते। इसीलिए अब 4 हो गया, 4 होने के बाद इसने क्या किया, इसको इनहिबिट कर दिया, इसको भी इनहिबिट कर दिया, और इनहिबिशन होने के बाद अब क्या हो गया, ये जो इंपल्स जा रहा है सिर्फ 2 ही में जा रहा है, और 2 में जाएगा तो फिर यहाँ 2 पीक बनेगा और ब्रेन को पता चलेगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, हमारा 2 इंपल्स अप्लाई कर रहा है। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, एक ग्राफ बनेगा ये सेपरेट हो गया, और फिर दूसरा ग्राफ बनेगा, ये दोनों ग्राफ सेपरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को बीच में जो न्यूरॉन्स है दोनों इनहिबिटेड हो गया और दोनों ऊपर वाले से इंपल्स गया, इसीलिए यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो सेपरेट बनेगा, और ब्रेन को और क्लियर पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो क्लियर कट 2 अलग अलग ग्राफ है, दैट मींस 2 डिफरेंट स्टिमुलाई इज अप्लाइड, एंड व्हाई इट इज ऑकरिंग बिकॉज़ ऑफ लैटरल इनहिबिशन। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर, समझ रहा है। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अभी बोल रहा हूँ मैं। चलो, वाइब्रेटरी सेंसेशन तुम्हें पता है, पहले ही बता चुका हूँ। वाइब्रेटरी सेंसेशन कैसे फील होता है,
और किस पे डिपेंड करता है, रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर के ऊपर। जैसे पेसिनिल कार्पस्कल्स हमने बोला था बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाता है ना, तो इसीलिए पेसिनिल कार्पस्कल्स कितने साइकिल जो वाइब्रेशन कितने साइकिल पर सेकंड होगा, मतलब मैक्सिमम वाइब्रेशन कितना साइकिल पर सेकंड होगा जिसको ये सेंस कर सकता है, पेसिनिल कार्पस्कल 700 साइकिल पर सेकंड। मतलब क्यों, क्योंकि ये विद इन फ्यू मिलीसेकंड्स आफ्टर एक्साइटेशन क्या होता है, अडॉप्ट हो जाता है, इसीलिए इतने नंबर ऑफ क्या बोलते हैं साइकिल ऑफ वाइब्रेशन को फीड कर सकता है। मिश्रण कार्पस्कल थोड़ा लेट होता है अडॉप्टेशन इसका, इसलिए इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना है सेंस कर सकता है, 200 वाइब्रेशन पर सेकंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोजीशन चेंज की। हमारे कौन सी एंगल, मतलब हम आंख बंद कर ले, कोई भी बॉडी पार्ट्स को कोई भी पोजीशन में ले जाए, हमें पता चलता है कि हाँ इस आर्म्स का या फिर इस बॉडी पार्ट्स का पोजीशन अभी क्या है। तो हमें कैसे पता चलेगा आंख बंद करने के बाद, कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारे हर ज्वाइंट में क्या होता है, ये मेनली डिपेंड करता है एंगुलेशन ऑफ ज्वाइंट, मतलब ज्वाइंट में कितना डिग्री एंगल बना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा कौन सी ज्वाइंट में कितना डिग्री एंगल और कितना डिग्री रोटेशन हुआ है वो इन्फॉर्मेशन लेके कौन जाएगा। तो हमारे देखोगे तो ज्वाइंट के अराउंड बहुत सारे टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ज्वाइंट के अराउंड स्किन भी है, स्किन में टेक्टाइल रिसेप्टर्स है, फिर ज्वाइंट के आसपास मसल्स है, टेंडन है, मसल्स में मसल स्पिंडल है, टेंडन में गोल्गी टेंडन प्रेजेंट है ना, वो भी एक टाइप्स ऑफ स्ट्रेस रिसेप्टर्स है, और प्लस जितना भी लिगामेंट उन सब में क्या होता है स्ट्रेस रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सारे के सारे क्या करते हैं, जैसे जैसे हम एंगल को क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिग्री में हम बेंड करते हैं, अलग अलग रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजते रहते हैं और हमें पता चलता है कि अभी हमारा कौन सा एंगल का कितने डिग्री में मूवमेंट हुआ है और कितना रोटेशन हुआ, और उससे पता चलता है कि हमारा वो बॉडी पार्ट अभी कौन सी पोजीशन में। जैसे मान के चलो हम कोई भी एंगल को हम बेंड करते हैं, तो एंगल को बेंड करते हैं तो उसके अराउंड सबसे पहले जो ज्वाइंट स्किन में जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होता है। सीक्वेंस में देखो, स्ट्रेच रिसेप्टर्स या फिर टेक्टाइल रिसेप्टर्स जो हमारा स्किन में प्रेजेंट है वो एक्टिवेट होता है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, टेक्टाइल रिसेप्टर स्किन, उसको पता चलता है ब्रेन को कि अच्छा इस रिसेप्टर से आ रहा है और इतना इम्पल्स पर मिनट आ रहा है, मतलब अभी जो एंगुलेशन हुआ है वो कम है। जैसे नीड ऑफ एंगुलेशन मतलब डिग्री जो एंगल में पहुंचते हैं तो क्या होता है, वहां पे हमारा जो भी मसल स्पिंडल है वो अब एक्टिवेट होता है, वो सिग्नल्स भेजना शुरू करता है ब्रेन को पता चलता है अच्छा मिड रेंज तक अब जॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। और जैसे हम एक्सट्रीम में लेके जाते हैं तो वहां पे अब स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स है ना, जो स्ट्रेच रिसेप्टर लिगामेंट्स में है या फिर अदर टिश्यू अराउंड द जैसे जॉइंट कैप्सूल्स हो गया, उन सब में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो सब एक्टिवेट होने लगता है और हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हाँ अबे मतलब लास्ट डिग्री ऑफ, और तुम बोल सकते हो मतलब एक्सट्रीम क्या बोलते हैं एंगुलेशंस तक अभी ये अपना ज्वाइंट पहुंच चुका है। तो इसके बेसिस पे हमारे ब्रेन को पता चलता है कि इस टाइम पे हमारा उस बॉडी पार्ट का पोजीशंस क्या होगा। ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा, हमारे जो थैलेमस है उसमें जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं है ना, वो एक्चुअली अलग अलग मतलब जितना हम रेंज ऑफ मोशंस डिफर होगा उतने अलग अलग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे और अलग अलग रेट से हमारे ब्रेन को इंपल्स भेजते हैं। जैसे मान के चलो इसमें 3 एग्जांपल दिए, न्यूरॉन्स 1 2 3 4 5। सबसे पहले बात करते हैं 3 की। देखो ये नीचे वाला दिखा रहा है डिग्रीज और ऊपर वाला दिखा रहा है तुम्हारा मतलब डिग्री ऑफ द एंगल, और ऊपर वाला दिखा रहा है तुम्हारा इंपल्स पर। तो ये जो थर्ड न्यूरॉन्स है मतलब इसको लेवल किया है थ्री न्यूरॉन, ये देखो तुम्हारा इसका मैक्सिमम इंपल्स जनरेशन कब हो रहा है, जैसे ही तुम्हारा मूवमेंट शुरू हुआ कि यहाँ पे मैक्सिमम इंपल्स जनरेशन शुरू हो गया, मैक्सिमम रेट ऑफ इंपल्स जनरेशन। और जैसे ही तुम्हारा एंगल बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इंपल्स जनरेशन कम होता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ ज्यादा होगा नंबर ऑफ इंपल्स जनरेशन होना कम हो जाएगा। तो हमारे ब्रेन को इसलिए पता चलता है कि हाँ अभी मूवमेंट कितना हो रहा है। जैसे तुम जैसे 80 डिग्री पे आओगे या फिर तुम बोलो 90 डिग्री पे आओगे तो दूसरा न्यूरॉन 4 वाला क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, और 4 वाला एक्टिवेट होने के बाद क्या हो गया, अब ये इंपल्स जनरेट करना शुरू करेगा और जितना एंगल बढ़ेगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ इंपल्स पर मिनट बढ़ेगा। 5 वाले 100 100 पे हो रहा है, फिर क्या हो रहा है जैसे एंगल बढ़ता है वैसे नंबर ऑफ इंपल्स ज्यादा से ज्यादा ब्रेन को भेजना शुरू करता है। तो इसके बेस पे ब्रेन को पता चलता है कि अभी कौन सी एंगल कौन सी जॉइंट में कितना डिग्री ऑफ मूवमेंट हुआ है और प्लस कितना रोटेशन हुआ है, उससे हमें ब्रेन को पता चल जाता है कि हाँ उसका अभी का पोजीशन क्या है। ठीक है, ये तो हो गया सारे के सारे इंपॉर्टेंट तुम्हारा जो भी सेंसेशन हमारे जाते हैं ब्रेन में वो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके साथ साथ अभी हमारा मेन गोल
रह गया कौन कौन सा, टेम्परेचर और पेन, इन दोनों के बारे में हम एक अलग क्लासेस है तुम्हारा पेन एंड टेम्परेचर पाथवे प्लस एनालिसिस सिस्टम, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो इसमें तुम पूछ सकते हो। नो सर, थैंक यू यस सर। सर जो पोजीशन सेंसस है ना सर, वो एक बार बता दीजिए ना सर।